जय हिंद। सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि पिछले वीडियो में हम जो कुछ भी पढ़े थे आप लोग को याद होगा। पिछले वीडियो में हम जो कुछ भी पढ़े हैं उसको एक बार हाईलाइट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम जाने थे सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। वर्तमान में 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। 1500 स्थल को ना तो पढ़ पाना संभव है, ना ही याद रखना संभव है और ना ही एग्जाम में पूछता है। बस कुछ महत्वपूर्ण स्थल से ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो उन महत्वपूर्ण स्थल का नाम आपको याद रखना है, क्षेत्र का नाम और स्थल का नाम आपको याद रखना है। 1500 स्थल जो है वो 3 देशों से प्राप्त हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे अधिक स्थल भारत से मिला हुआ है। 900 के आसपास भारत से स्थल मिला है, पाकिस्तान से 500 के आसपास स्थल मिला हुआ है और अफगानिस्तान से मात्र 2 स्थल मिला हुआ है। ये 2 स्थल का नाम आपको याद करना है। हो सकता है गलती से ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। अफगानिस्तान से वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये 2 स्थल का नाम आपको याद रखना है। ये 2 स्थल का नाम है सोर्तुगोई, मुंडीकाक। एक स्थल का नाम है सोर्तुगोई, दूसरा है मुंडीकाक। याद कर लीजिएगा इसको, सोर्तुगोई, मुंडीकाक। पिछले वीडियो में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक बार बस हम महत्वपूर्ण बिंदु को हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान से मिले स्थल को हम क्षेत्र वाइज देखे हुए थे, क्षेत्र का नाम और स्थल का नाम देखे हुए थे। पंजाब से आपको एक स्थल का नाम याद रखना है, पंजाब से एक स्थल का नाम याद रखना है। पंजाब से कौन सा स्थल मिला है? हड़प्पा। सिंध प्रांत से 3 स्थल का नाम याद रखना है। सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का एक राज्य है, पंजाब भी पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका राजधानी है लाहौर और सिंध प्रांत का राजधानी है कराची। यहाँ पे हम राजधानी छोड़िए, यहाँ पे हम स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंध प्रांत से 3 स्थल का नाम आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोटदीजी। चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो, कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिला हुआ है। आपको ये क्षेत्र का नाम और स्थल का नाम याद रखना है। पिछले वीडियो में ही आपको हम ये सब कुछ बताए हुए थे और बोले भी थे याद करने के लिए। पाकिस्तान के सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से भी आपको 3 स्थल का नाम याद रखना है, सुतका गेडोर, बालाकोट, डाबरकोट। क्षेत्र का नाम, स्थल का नाम याद रखना है। भारत में मिले स्थल को भी हम क्षेत्रवाही देखे हुए थे। भारत के नक्शा में हम ऊपर से नीचे आते हुए क्षेत्र का नाम और स्थल का नाम पिछले वीडियो में हम जाने थे। चलिए एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से एक स्थल का नाम आपको याद रखना है, मांडा। मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है जो कि चिनाब नदी के किनारे है। भारत के पंजाब से 2 स्थल का नाम याद रखना है। पंजाब जो है भारत में भी है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। हालांकि पंजाब जो है ये दोनों जगह है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो पंजाब का भी बंटवारा हो गया। पूर्वी पंजाब भारत में रह गया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो भारत के पंजाब से 2 स्थल का नाम आपको याद रखना है, रोपड़, संघोल। उसके बाद हम पंजाब से उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा में आते हैं। हरियाणा से आपको 3 स्थल का नाम याद रखना है, राखी गढ़ी, भगवानपुरा, बनवाली। इसके लिए हम आपको ट्रिक भी बताए थे कि ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवान का नाम लेकर हरियाणा में राखी बंधवाली, यानी हरियाणा में, तो हरियाणा में स्थल मिला है। भगवान का नाम लेकर यानी भगवानपुरा, राखी, बंधवाली, तो राखी गढ़ी और बंधवाली से बनवाली मिला है। उसके बाद हम नीचे यूपी में आते हैं तो यूपी में आलमगीरपुर मिला हुआ है, यूपी में आलमगीरपुर मिला है। उसके बाद उसके नीचे गुजरात में आते हैं तो भारत में सबसे अधिक स्थल गुजरात में मिला हुआ है, सबसे अधिक स्थल गुजरात में मिला हुआ है। ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद किए होंगे मैं उम्मीद करती हूँ। गुजरात में मिले हैं लोथल, धौलावीरा, सुतकोटदा, रंगपुर, भगतराव, रोजदी। उसके बाद हम नीचे महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में एक स्थल का नाम आपको याद रखना है, दायमाबाद। महाराष्ट्र से कौन सा स्थल मिला है? दायमाबाद, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा है।
दायमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये सब कुछ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम ये भी जाने थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार माना गया है। पूर्वी क्षेत्र में इसका विकास कम होने के कारण इसका आकार त्रिभुजाकार माना गया है। और इसके बाउंड्री लाइंस के नाम भी हम याद किए हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है सूत्का गेडोर है। सबसे पश्चिमी स्थल सूत्का गेडोर जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित था। और सबसे उत्तरी स्थल मांडा है जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो कि किस नदी के किनारे स्थित था? डच है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ट्रिक भी आपको बताए थे। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले उसे जाकर देखिए। चलिए अब हम हड़प्पा के बारे में एक एक करके सब कुछ पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से की गई थी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पहले वीडियो में ही हम जाने हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। सर जॉन मार्शल जो 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे, इन्हीं के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई। खुदाई करने वाले भारत के ही दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए और राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए, जिसके कारण हड़प्पा के खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है और मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय राखल दास बनर्जी को दिया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई, तब आप बताएंगे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और जब पार्टिकुलर पूछा जाएगा हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में किया गया, तब दयाराम साहनी बताएंगे। और मोहनजोदड़ो की खोज किसके नेतृत्व में किया गया, तो राखल दास बनर्जी बताएंगे। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों की खोज का डेट आपको याद रखना है, बाकी किसी भी स्थल का डेट याद नहीं रखना है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है, जिसके कारण महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपको डेट याद रखना है। 1921 में हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में। कौन किया? दयाराम साहनी। तो खोजकर्ता कौन हुआ? दयाराम साहनी। कब किया गया? 1921 में। अच्छा, हड़प्पा के पढ़ने से पहले आप ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना माना गया है? अब बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें तो ये कितने किलोमीटर में फैला था? और पश्चिम से पूरब के क्रम में देखें तो कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला था? नहीं याद है तो पिछला वीडियो जाकर देखिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें तो 1400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, जबकि पश्चिम से पूरब के क्रम में देखें तो 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ था। चलिए हड़प्पा पे आते हैं। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। अब सवाल आता है कि आखिर हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो आपको हम पहले ही क्षेत्र का नाम और स्थल के नाम में बताए हैं। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। तो पाकिस्तान के पंजाब के माउंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब के माउंटगोमरी जिला में। खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जब था तो ये रावी नदी के किनारे स्थित था। ये पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में स्थित था। तो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे।
सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के क्रम में होता है कि सिंधु नदी हमारे दिमाग पे इतना बड़ा अटैक करता है कि सिंधु नदी ही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और एग्जाम में हर बार पूछ देता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, और पहला ऑप्शन सिंधु नदी ही होता है, जिसके कारण हम गलती कर देते हैं। लेकिन ये रावी नदी के किनारे स्थित था, रावी नदी के किनारे स्थित था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मिले प्रमुख स्थल जो हैं वो हम अभी पाकिस्तान में जो मिला हुआ है स्थल उनको देख रहे हैं। तो हड़प्पा, राखाल दास बनर्जी और दयाराम सहनी को लेकर कंफ्यूजन होता है। आप अच्छे से याद रखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी किए थे और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी किए थे। कब किए थे? 1921 में। किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुएं, हड़प्पा से पुरातात्विक वस्तुएं जो मिली है उनसे प्रश्न पूछ दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से रहता है कि हड़प्पा से कौन सी पुरातात्विक वस्तु प्राप्त है। तो इसके लिए आपको सारे पुरातात्विक वस्तु याद होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तु है जिनसे प्रश्न पूछता है वो सारे पुरातात्विक वस्तु याद होना चाहिए। तो सब हम इसका लिस्ट बना दिए हैं, आपको याद रखना है। आप इसको किसी भी तरीका से याद कर सकते हैं, या तो कहानी बनाकर या डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जैसे याद करना है, लेकिन याद करना है। हड़प्पा से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुएं, यहाँ से मिला है कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह। ये सब चीजें हड़प्पा से प्राप्त है। अब इसको याद कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। हड़प्पा से आपको एक चीज ये याद रखना है, कुम्हार का चाक मिला है। हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक मिला है यानी श्रमिक भी आसपास होंगे, श्रमिक भी मिलेंगे ही ना। जब कुम्हार का चाक मिला, चाक जब मिल गया तो चाक बनाने वाला भी वहीं पे होगा। चाक मिला है इसका मतलब चाक बनाने वाला भी होगा ना। चाक का अस्तित्व है इसका मतलब चाक बनाने वाला का भी अस्तित्व रहा होगा। तो यहाँ से कुम्हार का चाक मिला है, इसका मतलब चाक बनाने वाला भी होगा यानी श्रमिक भी होंगे। तो श्रमिक आवास मिला हुआ है, इसे जोड़ कर आप याद कर सकते हैं। कुम्हार का चाक मिला है और उसको बनाने वाले श्रमिक आवास मिला हुआ है। उसके बाद जो श्रमिक होते हैं, जो ज्यादा फिजिकली मेहनत करते हैं, उनको ज्यादा भूख लगती है। जैसे किसान, श्रमिक, डिफेंस लाइन में जो भी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इनको ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, यानी इनको ज्यादा भूख लगती है। तो श्रमिक जब मिल गए, श्रमिक का आवास मिल गया, श्रमिक का आवास यानी श्रमिक रहने वाला जगह जब मिल गया, यानी कि इनको रहते होंगे तो भूख भी लगता होगा, इनको ज्यादा भूख लगता होगा। तो यहाँ पे अन्नागार मिला हुआ है, आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। कुम्हार का चाक मिला है, यहाँ पे श्रमिक भी रहते होंगे, श्रमिक है तो उनको भूख लगेगी, यानी अन्नागार मिला है। अन्नागार जो है अन्न रखने का भवन होता है। अन्न रखने का भवन को अन्नागार कहा जाता है। इस भवन में अन्न को भंडारित किया जाता था और नदियों की सहायता से, समुद्र के सहायता से इनका व्यापार दूसरे देशों तक किया जाता था। तो अन्नागार मिला हुआ है, अन्नागार में अन्न रहते थे। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली है। देखिएगा, जिनके पास कम समय रहता है ना, जिनके जो फ्री बैठे रहते हैं, वो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। अफसर को देखिए या फिर जो बड़े लोग हैं, उनको पूजा पाठ करने का समय ही नहीं मिलता। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूजा पाठ करना गलत बात है, पूजा पाठ कीजिए, बेशक पूजा पाठ कीजिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन गांव के लोगों को देखिए, शहर के लोगों को देखिए, शहर के लोगों की तुलना में गांव के लोग जो होते हैं ना, ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं। तो श्रमिक जो है वो पूजा पाठ ज्यादा करेंगे, क्योंकि श्रमिक है, वो श्रमिक तो पूजा पाठ करेंगे ही। तो यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। और हम पहले वीडियो में जाने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था यानी यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है। सबसे पहले क्या मिला है? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला है तो श्रमिक भी होंगे, श्रमिक आवास मिला है, उनको भूख लगेगी। तो अन्नागार मिला है, वे पूजा करेंगे। मातृ देवी की मूर्ति मिला है और वे मातृ देवी की मूर्ति को लकड़ी के ओखली में रख देते हैं, लकड़ी के ओखली में रखते हैं। आप ऐसे जोड़ के याद कर सकते हैं, लकड़ी के ओखली में रखते हैं, तो लकड़ी का ओखली यहाँ पे मिला है। उसके बाद यहाँ पे लकड़ी का ताबूत भी मिला है, और ताबूत मिला है इसका मतलब कब्रिस्तान भी मिलेगा। तो RH-37 कब्रिस्तान भी मिला है। लकड़ी का ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। ताबूत जो है वो मृतकों को रखने का एक संदूक होता है।
ईसाई धर्म में जो मृतक होते हैं उनको ताबूत में रखकर और कब्र में डालकर दफनाया जाता है। आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो बस याद रखिए, लकड़ी का ताबूत मिला है। ये मृतकों का रखने का एक संदूक होता है, बक्सा के समान होता है। और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, RH-37 यानी कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। श्रमिक आवास कहाँ से मिले हुए हैं? हड़प्पा से मिले हुए हैं। हाथी की खोपड़ी मिला हुआ है और स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है। ये चीज याद रखेंगे, हाथी की खोपड़ी और स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है। हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली थी? कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान और स्वास्तिक चिन्ह और हाथी का कपाल मिला हुआ है। हड़प्पा से ये चीजें आपको याद रखनी ही है। और इसके बाद चलिए हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। राखल दास बनर्जी इसका खोज किए थे। 1921 में किसका खोज किया गया? हड़प्पा का। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन था? हड़प्पा। दूसरा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कौन किया था? राखल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय राखल दास बनर्जी को दिया जाता है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी कब किए थे? 1922 में किए थे। बनर्जी, चटर्जी, टैगोर ये बंगाल के लोगों के नाम में लगते हैं। बनर्जी, चटर्जी, टैगोर। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित था, जबकि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के माउंटगोमरी जिला में स्थित था। दोनों को एकदम बांट कर आप याद कीजिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टिल्ला होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा मृतकों का टिल्ला मिला था, जिसके कारण इसका नाम मोहनजोदड़ो पड़ गया। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो गया? मृतकों का टिल्ला। चलिए अब देखते हैं हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं को। जैसे हम हड़प्पा से मिले पुरातात्विक वस्तुओं को कहानी जैसे जोड़कर याद किए थे, वैसे ही मोहनजोदड़ो को भी याद करना है आपको। मोहनजोदड़ो से मिली पुरातात्विक वस्तु है पुरोहित आवास, स्नानागार यानी कि आज के जमाना में कहे तो स्विमिंग पूल, सूती वस्त्र, अन्नागार, कुआं, पशुपति शिव की त्रिमुख मूर्ति, चौड़ी सड़क, सभागार, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, ये सब चीज मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसको कैसे याद करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पुरोहित आवास याद रखना है। पुरोहित आवास से रिलेट करके सबको याद करना है। पुरोहित आवास। पुरोहित आज भी आप देखते होंगे जो पंडित होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? स्नान करते हैं। खाने से पहले, पूजा करने से पहले सबसे पहले स्नान करते हैं। तो पुरोहित जो थे, पुरोहित आवास मिला है तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्नान करेंगे। तो यहाँ से क्या मिला है? स्नानागार मिला है। स्नानागार जो था किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, सभी व्यक्तियों के लिए था स्नानागार। तो पुरोहित आवास मिला है। उसके बाद पुरोहित क्या करेंगे? स्नान करेंगे, यानी स्नानागार मिला है। स्नान करके कैसा वस्त्र पहनेंगे? पुरोहित लोग अधिकांश कैसा वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ से सूती वस्त्र मिला, स्नान कर लिए, सूती वस्त्र पहन लिए। अब भोजन करेंगे। तो भोजन करने के लिए अन्न होना चाहिए ना, तो अन्न रखने वाला भवन मिला है, यानी अन्नागार मिला है।
मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? अन्नागार मिला है। अब भोजन कर लिए तो पानी पिएंगे। अब पानी पीने का उस समय साधन क्या था? कुआं था। पहले पानी पीने का साधन कुआं ही न था, तो मोहनजोदड़ो से कुआं भी मिला हुआ है। अब भोजन कर लिए, पानी पी लिए, अब उसके बाद पूजा करने जाएंगे, यानी मंदिर अपना जाएंगे, ड्यूटी पूजा करने जाएंगे, तो पशुपति शिव की त्रिमुख मूर्ति मिली है। आज हम मूर्ति देखते हैं शिव की तो एक मुख वाला मूर्ति होता है ना, लेकिन उस समय त्रिमुख मूर्ति मिला हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे कहा जा सकता है कि पशुपति शिव ही होंगे? तो पशुपति शिव इस आधार पे कहा गया है उस मूर्ति को कि वे योग के आसन में बैठा हुआ मिला है। जो मूर्ति मिला है ना, योग के आसन में बैठा हुआ मिला है, और उसके आसपास भूत, पिशाच, सांप, जानवर का भी बगल में छोटा छोटा मूर्ति है, चित्र उनका बनाया गया है। इसलिए कह दिया गया है कि ये पशुपति शिव की मूर्ति है। पशुपति शिव ही ना पशुओं के नाथ है। पशुपति पशुओं के पति हैं, यानी पशुओं के स्वामी हैं, पशुओं के नाथ हैं, पशुओं के स्वामी है, जिसके कारण इनको पशुपति कहा जाता है। तो पशुपति शिव की त्रिमुख मूर्ति मिली हुई है। अब ये मंदिर कैसे जाएंगे? सड़क से चलकर जाएंगे। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़क मिली हुई है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के सारी सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़कें लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी और गली की सड़कें 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी, लेकिन उसमें भी सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो की मिली हुई है। उसके बाद लोग वहां पे होंगे, यानी सभागार मिला हुआ है। जहां सभा होगा वहां पे नर्तकी होगी ही, यानी कांसे की नर्तकी मिली है। सभागार से आप नर्तकी याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन कहा जाता है। तो कैसी नर्तकी की मूर्ति मिलेगी? कांसा की ही न मिलेगी, तो कांस्य की नर्तकी मिली है। और तांबा का ढेर मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हुआ था, तो यहाँ पे तांबा का ढेर सारा ढेर मिलेगा। तो तांबा का ढेर मिला हुआ है, कांसे की नर्तकी मिली हुई है। तो आप रिलेट करके याद कर लीजिए। सबसे पहले पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित क्या करेंगे? स्नान करेंगे, तो स्नानागार मिला है। कपड़ा पहनेंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे? सूती वस्त्र पहनेंगे। उसके बाद भोजन करेंगे, यानी अन्नागार मिला है। पानी पिएंगे, यानी कि कुआं मिला हुआ है। उसके बाद वो मंदिर जाएंगे, यानी पशुपति शिव की त्रिमुख मूर्ति मिली है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। और उसके बाद सड़क से चल कर जाएंगे, तो सबसे चौड़ी सड़क मिली हुई है। वहां पे सभागार लगा होगा। सभागार होगा तो नर्तकी होगी ही, तो कांसे की नर्तकी मिली है और तांबा का ढेर मिला है। आप ऐसे करके इस पुरातात्विक वस्तुओं को याद कर लेंगे। एक प्रश्न आता है, यहाँ पे भी अन्नागार मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है और हड़प्पा में भी अन्नागार मिला था, तो आखिर कौन सा अन्नागार बड़ा था? तुलना करने पर पाया गया कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार हड़प्पा के अन्नागार के तुलना में बड़ा था। यूं कहे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत मोहनजोदड़ो के अन्नागार को माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार। और सब जगह चौड़ी सड़क मिली है, लेकिन सबसे चौड़ी सड़क कहाँ की है? मोहनजोदड़ो की है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो के लोग मृतकों को दफनाते थे या जलाते थे, जबकि हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते थे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा में जो मृतक मिले हुए थे, यानी जो कब्रिस्तान वहाँ पे मिला है, तो कब्रिस्तान में मृतक व्यवस्थित ढंग से रखे जाते हैं, व्यवस्थित ढंग से जलाए जाते हैं। भले ही वो मर गए होते हैं, मृतक होते हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी जो होती है, उनकी हड्डी सब सुरक्षित ढंग से मिल जाता है। अगर हम उनको खोजेंगे तो सब सुरक्षित ढंग से मिल जाएगा। जबकि मोहनजोदड़ो में जो मृतक मिले हुए हैं, उनके किसी का हाथ नहीं होता है, तो किसी का पैर नहीं है, तो किसी का सर नहीं है, जो कि किसी युद्ध का प्रतीक है या फिर किसी एक्सीडेंट में मारे गए होंगे। तो यहाँ पे जो मृतक मिले हैं व्यवस्थित ढंग से नहीं मिले हैं, एक दूसरे पर सब दबे हुए मिले हैं, टिल्ला के समान मिला हुआ है, इसलिए इसका अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला। उम्मीद करती हूँ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम एक एक स्थल करके सब स्थल के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।